कार पर हमला बोल दिया है और उसे चारों तरफ से घेर लिया है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी में कुछ हिंदू युवा थे जिन्हें पकड़ने के लिए जमात के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को दौड़ाकर घेर लिया। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से अवगत करवाने जा रहा हूं जिसे देख और सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, आप चौंक जाएंगे, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं कुछ ऐसे साक्ष्य और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं जिनको देखने के बाद आप स्वीकार करेंगे कि राजेश भसीन जो कहता है सच कहता है और सच दिखाता है। मेन स्ट्रीम इस तरह की बातों को नहीं दिखाता क्योंकि देश के जो मुख्य समाचार चैनल हैं उन पे कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, सरकार का प्रेशर है। लेकिन हमारे जैसे जो यूट्यूब चैनल है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है और ना ही मैं कभी किसी के प्रेशर में आता हूं और अंडर प्रेशर मैं काम भी नहीं करता हूं। और आज का दिन यानी 1 अक्टूबर ही मैंने क्यों चुना? क्योंकि कल हमारे देश के एक ऐसे कथित नेता का जन्मदिन है जिन्हें हमारे ऊपर राष्ट्रपिता बनाकर थोपा गया। आप लोग उनको राष्ट्रपिता मानते होंगे लेकिन मैं उनको राष्ट्रपिता नहीं मानता। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है क्योंकि उनके कार्य प्रणाली की वजह से 1946 में बंगाल के अंदर बड़े पैमाने पर हिंदुओं का कत्लेआम हुआ जिसमें 2 दिन के अंदर 10,000 से ज्यादा हिंदू कत्ल कर दिए गए जिन्ना के समर्थकों के द्वारा। क्या एक और फिर नोआखाली बांग्लादेश के अंदर होने वाला है? वो मैं क्यों कह रहा हूं, आप ये वीडियो देखिए। অতি সত্তর ভেঙে যাও, অতি সত্তর ভেঙে যাও। তোমার বাবারা ভেঙে গেছে, তোমার দাদারা ভেঙে গেছে, শেখ হাসিনা ভেঙে গেছে। তোমরা পাত্রাজি ফাজলামি করিও না, লড়র ফড়র করিও না। সাবধান করে দিতেছি, সাবধান হয়ে যাও। 1 সপ্তাহ তোমাদেরকে আলটিমেটাম দিয়ে দিলাম, 1 সপ্তাহের আলটিমেটাম, তারপরকে তোমাদেরকে দেখে দিব दिया जाएगा। আমি হিন্দুদেরকে বলবো এটা দিল্লি নয়, এটা বাংলাদেশ। আমি বলবো এটা ইন্ডিয়া নয়, এটা শাহজালালের পুণ্যভূমি বাংলাদেশ। इस वीडियो के माध्यम से किस तरह कट्टरपंथी धमकी दे रहे हैं कि 150 घंटे के अंदर अंदर आप बांग्लादेश खाली कर दो, नहीं तो याद कर लो नोआखाली में क्या हुआ था और दोबारा आपके साथ वही सब कुछ होगा। अगर आपको बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा मनानी है तो आपको हर पंडाल वाले को 5 लाख रुपए जजिया कर देना पड़ेगा। वही जजिया कर जो मुगलों के शासन काल में चलता था। और इस षड्यंत्र के पीछे कौन है, यह सच्चाई केवल मैं आपको बताऊंगा। गौर से इस व्यक्ति की तस्वीर को देखिए। इस व्यक्ति को आप भूले नहीं होंगे। इस व्यक्ति का नाम है मौलाना साद। वही मौलाना साद जो तबलीगी जमात का मुखिया है। और इस तबलीगी जमात के लोगों के ऊपर आरोप लगे थे जब ये निजामुद्दीन मरकज में जमात कर रहे थे कोरोना के समय में, पूरे देश में कोरोना फैलाने का। और जब पुलिस वाले इनको अरेस्ट करने गए थे तो देखिए इस तस्वीर में तबलीगी जमात के नुमाइंदों ने, उनके सदस्यों ने पुलिस वालों के मुंह के ऊपर थूका था, यानी उनको भी कोरोना बीमारी देने की कोशिश करी थी। और उसके बाद से आज तक किसी को मालूम नहीं है कि मौलाना साद कहां पर है। उसको आसमान निगल गया, धरती खा गई या पाताल लोक में है। वैसे आरएसएस कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक संस्था है। बिल्कुल कतई झूठ है। दुनिया की सबसे बड़ी गैर राजनीतिक जो संस्था है वो तबलीगी जमात है। अकेले मौलाना साद के दुनिया में 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और आरएसएस के कुल सदस्यों की संख्या 57 लाख है, यानी 3 गुना से भी ज्यादा फॉलोअर्स
मौलाना साद के हैं और 150 देशों में तबलीगी जमात का नेटवर्क है, जिसका मुख्यालय दिल्ली के निजामुद्दीन में मरकज है। आप पूरे मेवात में देख लीजिए किस तरह से वहां पर ये धर्मांतरण करवा रहे हैं। जाकिर नाइक तो केवल एक छोटा सा मोहरा है, क्योंकि तबलीगी जमात वाले पूरी दुनिया में इस्लाम कायम करने के ख्वाब देखते हैं। ये जमात के नाम पर दावते इस्लाम के नाम पर लोगों को बरकलाते हैं, उनका मजहब परिवर्तन करवाते हैं। लेकिन भारत सरकार की हिम्मत नहीं है देश के इतने बड़े भगोड़े को, इतने बड़े अपराधी को, जिसने देश में कोरोना फैलाया, और उसको गिरफ्तार कर सके। और आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर पिन पॉइंटेड टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही देश में बैठा हुआ मौलाना साद कहां है? ना रो को मालूम, ना आईबी को मालूम, ना किसी खुफिया विभाग को मालूम, और तमाम बड़े मीडिया चैनल इस प्रश्न को उठाते भी नहीं है। अब मैं बताता हूं बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम हो रहा है, उसके पीछे यही तबलीगी जमात और मौलाना साद है। आप इस वीडियो को गौर से देखिए। जब हिंदुओं को वहां की एक पुलिस वैन में बिठाकर ले जाया जा रहा था, किस तरह जमात के लोग पुलिस वैन को घेर लेते हैं और हिंदुओं को मारने की कोशिश करते हैं। आप इनके पहनावे से पहचान जाएंगे, इनकी सर की टोपी से, छोटे भाई के पैजामे और बड़े भाई के कुर्ते से, क्योंकि इस तरह का पहनावा केवल तबलीगी जमात के लोग पहनते हैं। किस तरह उन्होंने गार्ड पुलिस वैन में बैठे हुए वहां के हिंदुओं को मारने की कोशिश की, आप ये वीडियो देखिए। कार पर हमला बोल दिया है और उसे चारों तरफ से घेर लिया है। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ी में कुछ हिंदू युवा थे, जिन्हें पकड़ने के लिए जमात के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को दौड़ाकर घेर लिया, हंगामा शुरू कर दिया और जमात के लोग पुलिस की गाड़ी के आगे खड़े हो गए। इतना ही नहीं, पुलिस जब बचाने के लिए गाड़ी पीछे की तरफ भगाती है तो लोग गाड़ी में बैठे हिंदू युवक को पीटते नजर आते हैं। बांग्लादेश की पुलिस बमुश्किल काफी दूर तक पीछे की तरफ गाड़ी को भगाते हुए ले जाती है, लेकिन भीड़ उनका पीछा नहीं छोड़ती है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से ये वीडियो देख ली होगी और अब आपको मेरी बातों का विश्वास भी हो गया होगा कि बांग्लादेश में छात्र आंदोलन नहीं था, बल्कि वहां पर जो हिंसा फैलाई जा रही थी वह इन्हीं जमात के लोगों के द्वारा फैलाई जा रही थी। और ये अब हिंदुओं को धमकी दे रहे हैं कि अगर 150 घंटे के अंदर अंदर, वैसे इन्होंने 170 घंटे का टाइम दिया था, लेकिन उस वाक्य को बीते भी 24 घंटे का तकरीबन होने जा रहा है, यानी हिंदुओं के पास केवल 150 घंटे हैं, या तो वो बांग्लादेश छोड़ दें या दोबारा एक नोआ खाली बांग्लादेश में होगा। और भारत सरकार चुप है, मौन है। बड़े मीडिया चैनल इस बात को नहीं उठा रहे हैं। क्यों नहीं भारत सरकार बांग्लादेश पर प्रेशर बनाती? अगर बांग्लादेश की वहां पर जो कार्यवाही सरकार है वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, तो भारत, जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में अपनी सेना भेजी थी अपने हिंदू भाई बहनों की रक्षार्थ, वहां पर आर्मी को उतार देना चाहिए और बहुत बड़े क्षेत्र में कब्जा कर कर एक अलग हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, ताकि वहां का हिंदू सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाए। वरना मैं कहूंगा भारत की सरकार कमजोर है, केवल ये हवाई बातें करती है। जो अपने धर्म के लोगों की रक्षा नहीं कर सकती, वो अपने देशवासियों की रक्षा क्या करेगी? अभी तक क्यों नहीं एनपीआर और एनआरसी लागू किया गया? और बांग्लादेश पाकिस्तान के जितने हिंदू हैं उनको नागरिकता क्यों नहीं दी गई? और आज तक देश में जो 8 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और रोहिंग्या, उनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया? जब जर्मन से टर्की की संधि हो गई, जर्मन से विमान के द्वारा टर्की में उनके जो लोग गए हुए हैं उनको भेजा जा रहा है, तो हिंदुस्तान क्यों नहीं बांग्लादेश के घुसपैठियों को भेज रहा? क्यों नहीं बर्मा के रोहिंग्यों को भेज रहा? बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा,
क्योंकि ये देश हमेशा ऐसे ही चलते आया है। जब नोआखाली में दंगे हुए और वहां पर जिन्ना समर्थकों ने हिंदुओं का चुन चुन कर कत्लेआम करा, बहन बेटों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया, तब गांधी जी की आत्मा नहीं जागी थी। और जब उनके विरोध में गोपाल पाठा जी ने वहां पर हथियार उठाए, तब गांधी जी की अंतरात्मा जागी और वहां वो भूख हड़ताल पर बैठ गए, केवल उन हत्यारों को बचाने के लिए जिन्होंने हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी। और ऐसे कथित नेता को हमारे स्तर पर राष्ट्रपिता बनाकर थोप दिया गया। और कल पूरा देश, हमारे देश के प्रधानमंत्री धूमधाम से 2 अक्टूबर गांधी जयंती मनाएंगे, लेकिन सब भूल जाते हैं 2 अक्टूबर के दिन देश में एक और वीर पैदा हुआ था जिसका नाम था लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान के नाकों तले चने चबवा दिए थे, जिनकी रहस्य में मृत्यु हो गई ताशकंद समझौते के बाद, और आज तक उस रहस्य से कोई पर्दा नहीं उठा। यह है हमारे देश की विडंबना। सच्चाई कहने सुनने वालों को कोई बर्दाश्त नहीं करता। बस इतना ही कहूंगा, मेरी बातें, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भाइयों आगे शेयर कर दीजिएगा। और बार बार कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मैं राजेश वसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।